was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you होगा। मैंने बताया सबसे पहले कंप्यूटर का नाम, तो क्या नाम है? सर्वर 1। किस डोमेन में है? सिस के डोमेन में। सिस किसके डोमेन में है? लियोन के डोमेन में है। और लियोन किसके में है? सुप इन्फो। और सुप इन्फो किस में है? कॉम में। तो दिस इज द हियरार्किकल नेम स्पेस एंड दैट इज सपोर्टेड बाय डीएनएस सर्वर। क्लियर? Have you got it all the things? Okay. Now here the improve features whatever available in your DNS server in Windows Server 2008. मैंने अभी भी बताया था कि सर्वर 2003 इससे पहले था, उसमें भी DNS सर्वर क्रिएट किए जाते थे। लेकिन जब सर्वर 2008 आया तो उसमें क्या किया गया कि DNS सर्वर से रिलेटेड कुछ आपके इम्प्रूव या कुछ उसके कुछ एडवांस फीचर ऐड किए गए। और वो क्या क्या है देखते हैं। कह रहा है कि न्यू और एनहांस फीचर इन अ विंडोज सर्वर 2008 वर्जन डीएनएस इंक्लूडेड। कह रहा है कि यहां पर कुछ न्यू और कुछ इंप्रूव फीचर ऐड किए गए हैं हमारे विंडोज सर्वर 2008 के अंतर्गत डीएनएस के लिए। वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें कि सबसे पहला है बैकग्राउंड जोन लोडिंग। बैकग्राउंड जोन लोडिंग का मतलब यह होता है कि जैसे आपके पास डीएनएस सर्वर है, मल्टीपल डीएनएस सर्वर है, अगर वो आपस में जोन जिसमें रिकॉर्ड सारे मेंटेन किए जाते हैं डीएनएस सर्वर का, अगर ये सब आपस में मतलब कि हमारे पास एक मेन सर्वर है, मेन डीएनएस सर्वर, एक सेकेंडरी डीएनएस सर्वर है, हाँ, तो इनके बीच क्या हो रही है? डेटा एक्सचेंज होगी, प्राइमरी से मिडिल में जाएगी, मिडिल से वहां जाएगी, हाँ। तो इनके बीच जो रिप्लिकेशन होता है यह बैकग्राउंड में होता है। बैकग्राउंड का मतलब दिखाई नहीं देता। क्लियर है? और इसमें एक और फीचर ऐड की गई, वो है आईपी वर्जन नंबर V6 का। क्लियर है? जो सर्वर 2003 में ये नहीं था। क्लियर है? और हमारा एक और नया फीचर आया जिसे जानते हैं हम लोग रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। कहने का मतलब हमारा ये जो डीएनएस है ये रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर को समझता है। ये रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर है क्या, इसको हम लोग फ्यूचर में जानेंगे। तो बस तब तक के लिए आप लोग समझ लीजिए कि रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर एक ऐसा डोमेन कंट्रोलर होता है जहां पर सारे चीजें बस रीड ओनली में होती है, बस देख सकते हैं और वहां कुछ क्रिएट, मॉडिफाई, डिलीट कुछ नहीं कर सकते। जो भी करेंगे हमारा मेन वाला करेगा और यहां पर ऑटोमेटिक रिप्लिकेट होकर सारे के सारे डेटा आ जाएंगे। क्लियर है? और इस सर्वर के बैठाने का मकसद होता है हमारे सिक्योरिटी को इंप्रूव करना। क्या करना? जहां हमने ऐसी जगह सर्वर बैठाया जहां पर सिक्योरिटी थोड़ी सी वीक है, तो वहां क्या होगा? कोई भी हमारा डेटा निकाल सकता है, हैक कर सकता है, कुछ भी क्रिएट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। तो उससे क्या होगा? प्रॉब्लम हमें होगा। तो क्यों ना हम लोग जहां सिक्योरिटी का रीजन होता है तो वहां पर एक रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर बैठाते हैं, जहां पर हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। वो मेन सर्वर से सारा का सारा डेटा लेगा और सारा का सारा डेटा जो रखेगा रीड ओनली में। तो रीड ओनली में ना तो हम लोग डिलीट कर सकते हैं, ना तो कॉपी कर सकते हैं, मतलब कि ना मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? क्लियर है? और ग्लोबल सिंगल नेम्स। और हमारे डीएनएस सर्वर के लिए एक और यहां पर इंप्रूव किया गया फीचर कि आपको ग्लोबली बस एक सिंगल नेम की जरूरत होगी और आप इंटरनली मल्टीपल नेम असाइन करा सकते हैं। जैसे अभी भी मैंने बताया कि मैंने एक Microsoft.com नाम की एक ग्लोबल क्या खरीदा, एक नेम खरीदा, और उस नेम ने को मेंटेन करने के लिए मैंने मल्टीपल डीएनएस सर्वर बना के रख लिए। हाँ, तो ये हमारे डीएनएस सर्वर क्या कहलाएंगे? लोकल। और जो Microsoft.com है वो क्या है? एक ग्लोबल नेम है। क्लियर है? चलो तो देखते हैं कि इसमें स्टैंडर्डाइज फॉर द डीएनएस नेमिंग होती क्या है। देखो, डीएनएस सर्वर के नेम के लिए हम लोग A to Z चाहे कैपिटल लेटर का यूज कर सकते हैं, चाहे A to Z का स्मॉल लेटर यूज कर सकते हैं,
और 0 to 9 नंबर कोई भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे Microsoft1.com तो एक नाम हो गया, क्लियर है। तो आप ये अपने डीएनएस नेमिंग के लिए इसे एक्सेस कर सकते हैं। और हाइफन, जैसे हाइफन का भी आप यूज कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल micro-soft.com, ये भी वैलिड है, क्लियर है। बट अंडर स्कोर जो होता है वो हमारा क्या है, रिजर्व कैरेक्टर है, इसे सर्वर अपना खुद यूज करता है, आप अंडर स्कोर नहीं लगा सकते हैं, क्लियर है। डोमेन नेम में अंडर स्कोर नहीं दे सकते हैं, क्लियर। ये थे हमारे स्टैंडर्ड्स फॉर द डीएनएस नेमिंग, मतलब नेम देते वक्त हम लोग क्या क्या चीजों का यूज कर सकते हैं। अल्फाबेटिकल, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, न्यूमेरिक हो, और प्लस हाइफन का यूज करेंगे, क्लियर। और डॉट का भी यूज कर सकते हैं, बट हम लोग अंडर स्कोर का यूज नहीं करेंगे, क्लियर है। कंसिडरेशन फॉर द डिप्लॉइंग द डीएनएस सर्वर रोल, हम लोग को डीएनएस सर्वर को रोल को डिप्लॉय करने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किन किन चीजों के ऊपर कंसीडर होना पड़ेगा। तो जिसमें से सबसे पहला है द यूजर अकाउंट मस्ट बी मेंबर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप और इक्विवेलेंट। कहने का मतलब यह है कि जो यूजर हमारे डीएनएस में डिप्लॉय करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग डीएनएस सर्वर बनाने जा रहे हैं, जिस यूजर नेम के थ्रू हम लोग उस सिस्टम पर लॉग इन करेंगे, जैसे चाहे राम नाम हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे जॉन हो, कोई भी हो, तो उस यूजर के पास आपके सिस्टम की प्रिविलेज होनी चाहिए, सिस्टम की पूरी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो सिस्टम से रिलेटेड कुछ भी चेंजेस कर सके, क्लियर है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर अगर किसी सिस्टम को सर्वर बना रहा है तो जाहिर सी बात है उसके पास प्रिविलेज होना चाहिए। क्यों कि हम लोग कोई स्टैंडर्ड यूजर दे दें, स्टैंडर्ड यूजर तो आईपी चेंज कर ही नहीं पाएगा और आगे का काम क्या करेगा, कर पाएगा नहीं ना। तो सबसे पहले यही चीज है कि पहले आपके पास एक यूजर अकाउंट होना चाहिए जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटर का प्रिविलेज होना चाहिए, क्लियर है। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी या अधिकार, क्लियर है। दूसरी चीज, आपके सर्वर के पास एक स्टैटिक का मतलब क्या है, मैनुअल आईपी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप अपने जो सर्वर बनाने जा रहे हैं वो डीएचसीपी से आईपी ले। अगर डीएचसीपी से आईपी लेते हो तो उसमें क्या होता है, लीजेस का प्रॉब्लम आता है कि 2-3 दिन के बाद आईपी आपके चेंज हो जाएगी, तो डीएनएस सर्वर का एक्ट क्या होगा, खराब हो सकता है। हाँ, तो आपके पास एटलीस्ट आप जब भी सर्वर बैठाते हो तो हर एक सर्वर के पास एटलीस्ट 1 स्टैटिक आईपी शुड बी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। नेक्स्ट वन, मैनुअल एडिटिंग द सर्वर एंड बूट फाइल नॉट रिकमेंडेड। कहने का मतलब यह है कि आप यहां पर सर्वर को मैनुअल एडिट कीजिए और बूट फाइल इज नॉट रिकमेंडेड, आपको बूट फाइल की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या है, सर्वर रोल्स यहां पर जो भी हमारा डीएनएस सर्वर के इंस्टॉल किए जाते हैं आपको डीवीडी की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें तो सारे फीचर हैं, बस आपको चेकआउट करके आपको क्या करना पड़ता है, इनेबल करना पड़ता है। जैसे सर्वर 2003 में क्या था कि अगर आप कोई भी सर्वर इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको डीवीडी की जरूरत या सीडी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ है सर्वर 2008 में, इसमें कोई डीवीडी की जरूरत नहीं, एक बार इंस्टॉल करके सीडी फेंक दीजिए, उसके बाद सारे फीचर आप ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, क्लियर है। और आप डीएनएस सर्वर को मेंटेन करने के लिए आप डीएनएस सर्वर का GUI मोड का यूज कर सकते हैं और एज वेल एज डीएनएस को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एज अ कमांड लाइन। कहने का मतलब आपके सामने दो ऑप्शन है, चाहे आप ग्राफिकल वे में कॉन्फ़िगर कीजिए अपने डीएनएस सर्वर को और चाहे कमांड लाइन से, क्लियर है। तो खैर ग्राफिकल मतलब ग्राफिकल मोड से डीएनएस सर्वर को कॉन्फ़िगर करना बड़ा ही इजी होता है और उतना ही हार्ड होता है हमारे कमांड लाइन से मेंटेन करना, क्योंकि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर कितना कमांड याद रखे,
क्योंकि एक सिंटेक्स की गलती कमांड रन होगा ही नहीं और बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा कि ये कमांड के आगे क्या चलेगा, उस कमांड के आगे क्या चलेगा। तो इससे बेटर यही है कि हम लोग इसे ग्राफिकल मेथड से हम लोग कॉन्फ़िगर कर पाए। क्लियर? लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आप सीएमडी को ज्यादा बेटर वे में समझते हैं तो आप सीएमडी से भी आप अपने डीएनएस सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड डीएनएस जोन्स कांट बी एडमिनिस्ट्रेटेड यूजिंग द टेक्स्ट एडिटर। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके डीएनएस का मतलब कि डीएनएस को मेंटेन करने वाला एक्टिव डायरेक्टरी अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपने डीएनएस जोन्स को जो होता है वो टेक्स्ट एडिटर के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते। कहने का मतलब अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर एक्टिव डायरेक्टरी आपका एज मतलब कि इंपॉर्टेंट है, आपके पास होना चाहिए। क्लियर है? जिसमें हम लोग प्राइमरी जोन क्रिएट कर पाए। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पुट अप कर सकते हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट वन में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ दिस इज द कॉन्फ़िगरिंग द डीएनएस सर्वर रोल्स। ये तो था हमारा डीएनएस सर्वर के बारे में कुछ ओवरव्यू। अब जानेंगे हम लोग मेन इंपॉर्टेंट टास्क, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों को हम लोग जानने वाले हैं। क्योंकि ये जो सारे काम हो रहे हैं हमारे डीएनएस से रिलेटेड, जैसे मैं नेम दे रहा हूं तो मुझे आईपी मिल जा रहा है। जैसे डीएचसीपी में मैंने बताया था आप लोगों को कि कैसे एक डीएचसीपी क्लाइंट एक डीएचसीपी सर्वर को से आईपी लेता है, तो उनके बीच क्या क्या प्रोसेसिंग होते रहते हैं जिसके वजह से आईपी लेन देन होती रहती। तो ठीक इसी तरह हमारे डीएनएस सर्वर में भी क्या होता है, इसी तरह के कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसके वजह से हमारा क्लाइंट टाइप करता है